देखो, स्टोन एज कई लाख साल पहले शुरू हुआ, ठीक है। 5 लाख ईयर एगो स्टोन एज स्टार्ट होता है, ठीक है। वहां पे स्टोन एज में पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, उसी का लास्ट स्टेज है चैल्कोलिथिक। तो चैल्कोलिथिक में चिरूरे, चैल्कोलिथिक में आहर रंगपुर आता है, ठीक है। चैल्कोलिथिक में क्या बोलते हैं, रंगपुर कल्चर भी आता है। और कुल मिलाकर के सभी में से सबसे बेस्ट जो कल्चर डेवलप होता है चैल्कोलिथिक में, वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और चैल्को का मतलब हो गया कॉपर स्टोन एज, ठीक है। एक तरीके का पहला मेटल जो ह्यूमंस ने यूज किया। उसके बाद में अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक पीरियड। तो दोनों वैदिक कल्चर में वैदिक सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मतलब सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, राजन किसको बोलते थे, ठीक है। उसके अलावा गोप कौन होता था, विष क्या होता है, तो ये सब, ब्राह्मणी कौन है, इस तरीके से वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लिटरेचर अर्ली वैदिक पीरियड में कौन कौन से लिटरेचर है, ऋग्वेद, ठीक। और उससे रिलेटेड ब्राह्मण, ये मैं बता चुका हूँ। अत्रेयन, कौशिकाकी, ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण है। ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण कमेंट्री बुक्स है, दीज आर कमेंट्री बुक्स। तो कई बार मैच द फॉलोइंग आता है, कई बार ये कॉमन है कि मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है। उसके अलावा अर्ली वेद में तो एक ही है, लेटर वेद में और भी लिटरेचर आ जाते हैं, जैसे कि लेटर वेदिक में और लिटरेचर आते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 3 तो मेन है। उसके अलावा इनके ब्राह्मण, फिर उसके बाद अरण्यकाश, फिर उसके बाद वेदांता, ठीक है, फिर वेदांतास, ये लिटरेचर वेदिक के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर आ जाते हैं महाजनपदा, महाजनपद का पीरियड। तो 16 महाजनपद का जिक्र है, ठीक है। उस 16, और ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में जिक्र है। 16 में से एक था मगध, 16 में से एक कौन है, मगध, जिसने बाकी से वो आगे निकल गया, ठीक है। तो मगध में बहुत सारे एम्पायर स्टार्ट होते हैं। और ठीक इसी टाइम पे रिलीजियसली 3 चीजें डेवलप होती है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और फिलोसफिकल स्कूल। हिंदुओं का फिलोसफिकल स्कूल। महाजनपद ये सिटी स्टेट्स, एक तरीके से छोटे छोटे स्टेट्स डेवलप हो गए, हाँ। उनमें से एक था मगध। तो मगध में सबसे पहले हरिहरका आया, फिर शिशुनाग डायनेस्टी है, फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी है, फिर उसके बाद मौर्यंस है। इसी टाइम पे साउथ इंडिया में चोला, चेरा और पांड्यास थे। तो इसमें 3 क्वेश्चन कॉमन, एक मैच द फॉलोइंग का कॉमन क्वेश्चन बनता है। चोला का सिंबल टाइगर और कैपिटल पुअर था। चेरा का बो था, इनका कैपिटल वंजी था। फिर पांड्यास का कार्पफिश और इनका कैपिटल मदुरई। तो एक तो कैपिटल को लेके और एक इनके सिंबल को लेके। अब वापस आते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो मौर्यंस के बाद शुंगा, मौर्यंस के बाद एम्पायर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। तो एक कुणाल के अंडर में आ जाता है, जो उसका बेटा था, पोता, अशोक का पोता था, और एक दशरथ के अंडर में। तो दशरथ वाला पार्ट ईस्ट में आता है, जो कि उसके बाद शुंग, कर्ण और सातवाहन रूल करते हैं। फिर चेडी और गुप्तास भी आ जाते हैं। गुप्ता के डिक्लाइन के बाद मौखरीज आ जाते हैं। मौखरीज के बाद मेडिवल टाइम आ जाता है, फिर अफगान, फिर मुगल्स आ जाते हैं। अफगान के बाद सल्तनत, और फिर उसके बाद मुगल्स आएंगे, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक तरीके से मगध का वो है, ठीक। अब आते हैं कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे शुंग, कर्ण और सातवाहन थे, ये ईस्ट में, वेस्टर्न पार्ट पे फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं। सीक्वेंस में इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियन, कुषाण ये पूछते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो कुषाण और सातवाहन ऑलमोस्ट कंटेम्परेरी थे। और इस टाइम पे 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप होते हैं, मथुरा, गांधार और अमरावती। बेसिक डिफरेंस, अमरावती ने व्हाइट मार्बल का यूज किया, गांधार ने जो है वो ब्लैक एंड ग्रे स्टोन यूज किया है, मथुरा जो है वो रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है। मथुरा में हिंदू कल्चर, वैदिक कल्चर से रिलेटेड आइकन्स, मतलब स्टैचू, देवी देवता, राजा और जो गुरु है, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो गए, बोधिसत्वास हो गए, ये भी बनाए गए, ठीक है। उसके अलावा गांधार में सिर्फ और सिर्फ बुद्धा को बनाया गया, और वो भी किसके स्टाइल में, ग्रीक इन्फ्लुएंस में, हेलेनिस्टिक आर्ट के इन्फ्लुएंस में बनाया गया।
मतलब ग्रीक गॉड के जैसा रिप्रेजेंटेशन। और अमरावती में जातका स्टोरी और बुद्धिज्म एज ए सब्जेक्ट है। अमरावती सातवाहन ने पेट्रोनाइज किया था, मथुरा और गांधार कुशाण ने किया था। ये यहाँ पे खत्म होता है। फिर ये क्या बोलते हैं, ये सब यहाँ पे सातवाहन के खत्म होने के बाद गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। गुप्ता एम्पायर जब स्टार्ट होता है तो कल्चरली जो क्वेश्चन एक आता है वो आता है नगर, द्रविड़ और वैशाला स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे गोपुरम द्रविड़ में आता है, तोरन्स जो होते हैं वो नगर स्टाइल में आता है, शिखर जो है वो नगर स्टाइल का है, विमान जो है वो द्रविड़ स्टाइल का है। ठीक है, समझ गए। लिंगराज टेम्पल जो है वो नगर स्टाइल का एग्जाम्पल है। और उसी के अलावा जो ये क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में जो तंजावुर का टेम्पल है वो द्रविड़ स्टाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे नगर में और इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे साउथ। ठीक है, वे सारा मिक्स है, सिंथेसिस है, ये दोनों का मिक्स आता है। तो गुप्ता पीरियड में श्री गुप्ता और घटोत्कच गुप्ता ने तो स्टार्ट किया, बट मेन जो असली जो कह सकते हैं रियल फाउंडर है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू। अब चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ना 9 जेम्स थे। ठीक है, वो 9 जेम्स और उनकी रिलेटेड बुक्स जो है वो बहुत जरूरी है। गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी हुई लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी किताबें लिखी गई और शायद इसी वजह से इसको टेम्पल का आर्किटेक्चर, पेंटिंग, वाइन्स, फिर उसके बाद जो है आपके लिटरेचर, इसको गोल्डन एज बोला जाता है। ये खत्म होता है। फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स डेवलप होते हैं, जैसे चालुक्य हो गया, ककातिया हो गया, गंगा हो गया, यादवा, चोला वापस से। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिहार, गुर्जर, पाला, ये सब डायनेस्टीज है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनके फाउंडर्स कौन थे, तो ये चीज आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद जब ये खत्म होता है तो फिर दिल्ली का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो फिर नॉर्थ और साउथ में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मेजरली दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का टाइम चलता है, और साउथ इंडिया में एक तरीके से देखा जाए तो पहले बहमनी, फिर विजयनगर, फिर चोला। ठीक है, ये सब रहे। हाँ ठीक, पल्लवास भी थे। ठीक है, बट इनमें दिल्ली सल्तनत की कई बार सीक्वेंस में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और स्लेव थी पहले, ममलूक बोलते हैं उसको सर, स्लेव। सबसे पहले आपने राजपूत, चौहान, राजपूत तो वो सल्तनत के फॉर्मेशन के पहले की बात है, राजपूत, चौहान, गौरी, ममलूक। हाँ हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ पहले दिल्ली पे राजपूतों का कब्जा था, उसके बाद में फिर वो बता देखो जो आपने याद कराया था। हाँ, पहले राजपूत, हाँ, फिर गौरी। बहुत सारे राजपूत दिल्ली के लिए लड़ रहे थे, उसमें चौहान विक्टोरियस होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद घोरी से फाइट होता है, फिर उसके बाद में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। चौहान के बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट। ठीक है, हाँ, तो ये चीज है। ठीक, लास्ट लोधी है, तो लोधी, हाँ, इब्राहिम लोधी और बाबर का लड़ाई होती है, और इनके लड़ाई में जीता कौन है? बाबर। पानीपत का युद्ध था ये। ठीक है, उसके बाद में फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। बट साउथ इंडिया में खिलजी जो है वो अप टू मदुरई, मलिक कफूर के कमांडरशिप में अप टू मदुरई खिलजी डायनेस्टी पहुंच गई थी। दिल्ली सल्तनत, बिहार, साउथ इंडिया, ये सब दिल्ली पूरा कैप्चर करके, और ये यहाँ पे थे, लेकिन सारे उसी लेवल के रूलर्स नहीं थे। फिर उसके बाद में अटैक भी होता है, फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं, जैसे तैमूर का इन्वेजन था, वो भी वीक कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाबर, फिर उसके बाद मंगोलों का भी वो खतरा था उस टाइम पे, बाबर के पहले। ठीक, तो ये सारी चीजें रही। फिर उसके बाद नीचे वाले में बहमनी 5 पार्ट में बाद में डिवाइड हुआ, बिरार, बिदार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर। ठीक, विजयनगर था, तो इनमें से गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, इन्होंने मिल करके, चारों ने मिल करके, और बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर को खत्म कर दिया। ठीक, और विजयनगर एम्पायर ने उसके पहले चोलास को अपने में एसिमिलेट कर लिया था, तो उसके पहले चोला वाला एम्पायर सिमट गया, और फिर विजयनगर के साथ ये भी। एक चीज इसमें बताना भूल गया, विजयनगर में ना SSTA, ये याद रखना, कई बार पूछता है, SSTA, संगम, सुलवा, तुलवा एंड अराईविडु। तालीकोटा के बाद अराईविडु डायनेस्टी आ जाती है, बस वो नाम की डायनेस्टी रहती है। ठीक, तो
ये हो गया। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे खत्म, नॉर्थ और साउथ। जब मुगल्स आते हैं तो उस टाइम पे ये 5 एम्पायर्स जो है वो साउथ इंडिया को रूल कर रहे होते हैं, बेरार, विदार, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सारी चीजें, ठीक। तो उसके बाद में अब जैसे मुगल्स आते हैं तो बाबर पहले तो राजपूतों से ही लड़ाई चलती है, राजपूतों से निपटते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, अफगानों से लड़ाई शुरू हो जाती है, अफगान हुमायूं को भगा देते हैं, ठीक। हुमायूं फिर दोबारा जब वापस आता है 55 में, अगले ही साल वो सीढ़ी से गिर के मर जाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी त्रासदी तो हो गई उसके साथ, ठीक है। ज्यादातर टाइम बाहर रहा और जब रहा तो अगले साल हुमायूं की बात कर, आर्य उत्तर शिवा, ठीक है। उसके बाद तो मतलब मुगलों के बीच में एक सूर डायनेस्टी का रूल आता है 15 साल का, ठीक है। बट सूर के बाद में फिर हुमायूं, वापस से हुमायूं, फिर अकबर। अकबर के कोर्ट में भी 9 जेम्स थे, जैसे चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अकबर बाद में आया ना, अकबर बाद में आया ना। हाँ, और क्या है, अकबर तो बाद में आया ऑब्वियसली, ठीक है। तो अकबर आया, अकबर का टाइम पीरियड आ जाता है, क्या बोलते हैं, इसका मेन कैंपेन शुरू होता है 1600, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, 1560 के बाद, 1560 के बाद इसका मेन कैंपेन शुरू होता है। और आपकी किताब में पूरी लिस्ट दी हुई है कैसे मालवा से लेकर के और फिर अफगान, बिहार तक जो है वो पूरा कैप्चर करता है। कश्मीर हो, गुजरात हो, ठीक है, अहमदनगर हो, बीजापुर हो, गोलकोंडा हो, इन सभी चीजों को मतलब एक्सपेंशन शुरू हो जाता है बेसिकली। लेकिन साउथ इंडिया उतने अच्छे तरीके से कवर नहीं किया गया होता है। हाँ, कंसोलिडेशन जो है वो राजपूत वाला एम्पायर, नॉर्थ इंडिया वाला, अफगानिस्तान वाला, ठीक है, और बहुत हद तक बिहार वाला जो रीजन था बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, कश्मीर वगैरह। फिर जब जहांगीर आता है, जहांगीर के टाइम पे एक्सपेंशन होता है, और शाहजहां के टाइम पे और एक्सपेंशन होता है। शाहजहां ने तो वॉइसरॉय बनाया था औरंगजेब को डेक्कन का मेन कैप्चर करने के लिए। इसी डेक्कन में अहमदनगर में से एक निकलता है मराठा किंगडम, ठीक है। जैसे जागीरदारी थी ना, दीवानी सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन में, तो शिवाजी के पिताजी जो थे वो अहमदनगर में ये ऑफिशियल पोस्ट पे थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया अहमदनगर से, ठीक है। तो इस अहमदनगर के पार्ट से अब मुगलों के लिए ये सारा चीज जो है ना, बड़े बड़े एम्पायर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे रादर देन उसके अंदर से निकलता हुआ एक छोटा सा एम्पायर, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा बना, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद में ये सब औरंगजेब तक ग्रेट मुगल्स बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर है, जैसे फर्रुखसियार है, दस्तक दे देता है। शाह आलम 2, इसके टाइम पे बैटल ऑफ दस्तक क्या है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, दस्तक क्या है, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ये फ्री ट्रेड का होता है, एक तरीके से पास होता था, ठीक है। और उसके बाद में बहादुर शाह 2 जो इन्वॉल्व होते हैं 1858 के रिवोल्ट में, जिसको पेंशन देके खत्म कर दिया गया। बाकी और भी लीनियज के किंग्स हैं अलग अलग टाइम पे, बट ये 3 इवेंट्स के हिसाब से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर 1852 ये खत्म, बट 1600 जहां टाइम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेयर करना एक तरीके से शुरू कर देते हैं। तो 1608 से लेके 1757 नहीं 1757 ये ट्रेड कर रही होती है, और ट्रेड से ही रिलेटेड इनको परमिशन चाहिए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं। फिर 1765 में बैटल ऑफ बक्सर में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं मिलिट्रीली, ठीक है। फिर 1765 से 85 तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक्टिव रहता है। 85 होगा, आपने 58 देखा, कौन सा ये? अच्छा, तो 58 ही बोल रहा हूँ मैं तो। आपने 85 बोला, अच्छा 58 तक की बात है, 1858 रिवोल्ट तक, ठीक है। तो रिवोल्ट और इनकी अलग अलग पॉलिसीज भी आती रही। इसी दौरान जो है वो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 81 में अमेंडमेंट एक्ट, 93 में फिर चार्टर एक्ट, 13 में 1813 में चार्टर, 1833 में चार्टर, फिर 53 में चार्टर। इसके साथ साथ सती बैन करना, ठीक है, मतलब रिलीजियसली एजुकेशन के हिसाब से इंटरफेरेंस, ठीक है, और ट्राइबल्स इंटरफेरेंस, हर तरीके का इंटरफेरेंस एक्टिव रहा है इनका, ठीक। इसी के बीच में स्टार्ट करते सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी भी, और फिर उसके बाद 1858 के मतलब
आते आते रिवोल्ट के जस्ट पहले तक क्या स्टार्ट कर देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये सारी पॉलिसीज की वजह से रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट के बाद 1858 से लेके 1947 तक एक्चुअली में क्राउन रूल था, ठीक है। तो अब इस टाइम पे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, फिर काउंसिल एक्ट आता है 1861, फिर 1891 में काउंसिल एक्ट, फिर उसके बाद 1909 में आता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 आते हैं 1919 में, जिसको पार्लियामेंटरी रिफॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ये हाँ टोटल और 3 उसके गवर्नमेंट ऑफ नहीं, इंडिया इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को, और 1909 को बोलते हैं पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, बट उसके पहले साइमन कमीशन भी आता है। साइमन कमीशन आता है, भगत सिंह आते हैं, दांडी मार्च आता है, समझ गए। उसके पहले लाहौर अधिवेशन भी आता है, ठीक है। गरम दल और नरम दल का मुद्दा भी आता है, ठीक। 37 में फिर उसके बाद इलेक्शन आता है। इलेक्शन के बाद इंडिया और पाकिस्तान की बात डिमांड बढ़नी और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है, और दोनों कम्युनिटीज का डिफरेंसेस भी बढ़ जाता है। फिर अल्टीमेटली जो है वो 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है। अब इस बीच में कई कॉमन जनरल क्वेश्चन बनते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं, बस यूं ही ओवरव्यू में। ओवरव्यू में कैसे? ओवरव्यू में बनेगा जैसे अगस्त ऑफर दे दिया, कैबिनेट मिशन दे दिया, इंडिविजुअल सत्याग्रह दे दिया। अब आपको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ, समझ गए। तो पढ़ने के टाइम पे सिर्फ ये नहीं देखना है कि इस मैटर में क्या है या इस एक्ट में क्या है, ओवरव्यू भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस पूरे इवेंट से, समझ गए, ठीक। इसी बीच में अब इन दोनों पार्ट्स में आप देखोगे तो बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हुए, संथालों का भी रिवेलियन हुआ था, उका मूवमेंट हुआ, बहुत सारे, मतलब एक्टिव तो थे ही हम लोग, और कांस्टेंट स्ट्रगल चलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक, मतलब ये मान के चलिए कि हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन आपको इन टॉपिक से के इर्द गिर्द करना है। इसके अलावा जनरल टॉपिक्स कौन से हैं? तो जनरल टॉपिक्स है किसके टाइम पीरियड में कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल साइड में ही हूं मैं, ठीक है। जैसे बर्नियर किसके टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। अल बिरूनी किसके टाइम पीरियड में आया था, इब्न बतूता कब था, अब्दुल रजाक कहाँ से आया था, ठीक है, निकितिन कैसे आया था, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसके जिसका लिस्ट आप अपने नोट्स में अलग से बनाइएगा कि किसके टाइम पीरियड में क्या आया। अच्छा, कभी कभी किसी ट्रैवलर के टाइम पीरियड में ये नहीं लिखा होगा ये किसके कोर्ट में आया, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं लिखा होगा क्योंकि वो किसी के कोर्ट में आया नहीं होगा ऑफिशियली, वो यूं ही ट्रैवल करने के लिए आया इंडिया, समझ गए। या तो फिर उस टाइम पे कोई मेजर एम्पायर जो है वो उतने बड़े लेवल पे रूल नहीं कर रही होगी कि उसका टाइम हो, इस तरीके से वो होता है, ठीक। दूसरा चीज, मॉडर्न इंडिया में कौन सा न्यूज़पेपर कब शुरू किया गया था, किसने शुरू किया, वो चीज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने कहाँ बनाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस वॉइसरॉय या किस गवर्नर जनरल के, अच्छा ये जो एक्ट तो मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया, इन एक्ट्स का कम से कम 3-3, 4-4 फीचर्स आपको याद रखने हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, ठीक है, समझ गए। फिर 33 के बाद में क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, फिर उसके बाद में 58 से क्या बन गया, वॉइसरॉय बन गया, समझ गए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है हमेशा पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। ये ओवरव्यू होना चाहिए, ये ओवरऑल डेवलपमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। प्लस जब भी आप रिवीजन करें क्वेश्चंस जरूर देखें किस तरीके के पूछे हुए हैं, तो क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इस पार्ट में किस किस तरीके का और क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। एम आई क्लियर? रोजर दैट, चलिए सी यू।